हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी की। ये डिस्कशन हम चैप्टर 7 के पिछले डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। हमारी बॉडी के ऊपर हर सेकंड लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, वायरसेस, डस्ट पार्टिकल्स हमेशा अटैक करते रहते हैं, एनवायरनमेंट से आते रहते हैं। ये या तो हमारे स्किन के ऊपर आते हैं या हमारी बॉडी के आंखों के अंदर, मुंह के अंदर, नाक के अंदर, आँख कानों के अंदर, या फिर हमारे जितने भी नेचुरल ओपनिंग से वहाँ वहाँ से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन इन बैक्टीरिया, वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम हमेशा बीमार नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही रिमार्केबल डिफेंस सिस्टम काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो आज की क्लास में हम इसी इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, साथ में इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, इम्यूनिटी पार्ट ए। ओके, सो इम्यूनिटी जो शब्द है, जो वर्ड है, वो एक लैटिन वर्ड से मिलके बना है और वो लैटिन वर्ड है इम्यूनिस या इम्यूनिटास। इम्यूनिस और इम्यूनिटास का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम, यानी हमारे को किसी चीज़ से जब फ्रीडम मिल जाती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। सो बेसिकली अगर हम ये देखें तो ये लैटिन जो लैंग्वेज थी, ये रोम में काफ़ी एंशियंट टाइम पर हुआ करती थी। और रोम के अंदर वहाँ सीनेट होती थी, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होती है, इसी तरीके से रोम के अंदर या रोमन एम्पायर में भी एक सीनेट होती थी। और उस सीनेट के अंदर जो मेंबर्स होते थे उनको सीनेटर्स बोला जाता था। अब ये जो सीनेटर्स थे, ये वहाँ के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे। इसमें जो बहुत ज़्यादा रिच लोग होते थे कम्युनिटी के, या फिर बहुत राजा के फैमिली के रॉयल होते थे, या फिर जो आर्मी के कमांडर्स होते थे, इस तरीके के लोगों को जो वहाँ के किंग थे वो सीनेटर बनाते थे। और एज पर देयर लॉ, उनके लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सीनेटर को किसी भी क्राइम की सज़ा दी नहीं जा सकती थी, यानी उनको इम्यूनिटी थी। और इसी इम्यूनिटी का वर्ड जो इस्तेमाल हुआ वो हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए इस्तेमाल हुआ, जिससे हम ये वर्ड आया इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। ऑलराइट, सो इम्यूनिटी का मतलब होता है इट इज़ द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स एंड इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कैंसर और ट्यूमर, एंड समटाइम्स वी कॉल देम एंटीजेंस। ये सिस्टम काम करता है फॉरेन एजेंट्स के अगेंस्ट। अब फॉरेन एजेंट्स हम किसको बोलते हैं? कोई भी पार्टिकल, बैक्टीरिया, माइक्रोब, वायरस, फंजाई, जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, जिसका ओरिजिन हमारी बॉडी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एजेंट्स। एक जनरल टर्म है ये। तो हमारा ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है, ये उन फॉरेन एजेंट्स के अगेंस्ट काम करता है। साथ में कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी की सेल्स चेंज हो जाती हैं, ऑल्टर हो जाती हैं, जैसे कैंसर या ट्यूमर के केस में। जब कैंसर या ट्यूमर हमारी बॉडी के अंदर होता है तो जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाता है, या कुछ एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब वो सेल्स हमारी नॉर्मल सेल्स नहीं रहती, तो उन सेल्स के को भी हमारा ये जो डिफेंस सिस्टम है ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, और उन सेल्स के अगेंस्ट भी वो अपने आप को उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो इसीलिए ये जो हमारा बॉडी का डिफेंस है, ये फॉरेन एजेंट्स और इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स के अगेंस्ट काम करता है। इनमें से कुछ को हम कभी कभी एंटीजेंस भी बोल देते हैं। अगर कोई बोलता है कि एंटीजन, तो एंटीजन एक तरीके का एक सिनोनिमस फॉर्म बन गई है इन इन एजेंट्स की, इन कैंसर या ट्यूमर के कंपोनेंट्स की, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम करता है। राइट, नाउ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, इट कंसिस्ट्स ऑफ lymphoid organs, lymphoid tissues, cells and soluble molecules like antibodies। ये पूरा का पूरा हमारा इम्यून सिस्टम है, वो
इन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। उसके अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं, यानी ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर कुछ टिश्यूज़ आते हैं, उसकी स्पेशल सेल्स होती हैं और कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं ये हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ऑलराइट, अगर हम बात करें तो जो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे दो तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। नाउ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं जहां पर हमारी इम्यून सेल्स डेवलप करती हैं। ऑलराइट, जितनी भी हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स है वो जहां पर डेवलप करती हैं, जहां पर उनका ओरिजिन होता है, उनको हम लोग प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये दो होते हैं, एक है हमारा बोन मैरो और दूसरा होता है हमारा थाइमस। तो बोन मैरो आप ये देखते हैं कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर का टिश्यू है, और थाइमस एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे हार्ट के ऊपर की साइड में थोड़ा प्लेस्ड होता है। ओके, तो ये हमारा थाइमस है और ये हमारी बोन मैरो है। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे उन ऑर्गन्स को बोलते हैं जहां पर इम्यून रिस्पॉन्स का इनिशिएशन होता है या शुरुआत होती है, तब हम उनको, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर हमारी इम्यून सेल्स डेवलप करती हैं, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स का इनिशिएशन होता है। गॉट इट? ओके, गुड। नाउ जो हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये फैले रहते हैं। इसमें अगर आप देखें, इसके एग्जाम्पल्स हैं स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए। तो लिम्फ नोड्स तो आपके पूरी बॉडी में मिलेंगे, लेकिन स्प्लीन एक ही ऑर्गन होता है जो हमारे लिवर के साथ होता है। ये आप लिवर है और ये आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका स्प्लीन है। राइट नाउ, जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं इंक्लूडिंग आरबीसीज एंड बी लिम्फोसाइट्स, उनका सबका डेवलपमेंट होता है हमारे बोन मैरो के अंदर। ओके, तो जितनी भी हमारी डब्ल्यूबीसीज बनती हैं शुरुआत में, वो सब की सब, और जो आरबीसीज होती हैं वो सारी की सारी सेल्स हमारी बोन मैरो के अंदर बनती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो दो तरीके की लिम्फोसाइट्स होती हैं। एक होती हैं बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है हमारी टी लिम्फोसाइट्स। तो कुछ लिम्फोसाइट्स बोन मैरो को छोड़कर थाइमस के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं और उनका डेवलपमेंट यहाँ थाइमस के अंदर होता है। उन लिम्फोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। और जो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के अंदर ही डेवलप भी करती हैं और मैच्योर भी होती हैं, उन लिम्फोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। हालांकि उनका फाइनल मैच्योरेशन आगे जाके स्प्लीन के अंदर या बाकी और ऑर्गन्स में होता है, लेकिन इनका मेजॉरिटी ऑफ द मैच्योरेशन जो होता है इनका, वो सब इनका बी लिम्फोसाइट्स का बोन मैरो में होता है और टी लिम्फोसाइट्स का थाइमस के अंदर होता है। इसीलिए बी फॉर बोन मैरो, टी फॉर थाइमस, याद रखिएगा। ऑलराइट, गुड। नाउ जितने भी हमारे ब्लड बॉर्न एंटीजेंस होते हैं, यानी ऐसे एंटीजेंस, ऐसे फॉरेन एजेंट्स जो हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आते हैं, जो ब्लड के अंदर आते हैं, उनका फिल्ट्रेशन होता है स्प्लीन में। तो ये जो स्प्लीन है, इस स्प्लीन के अंदर वो फिल्टर हो जाते हैं और वहाँ पर उनका इंटरेक्शन होता है हमारे इम्यून सेल्स के साथ, और वो इम्यून सेल्स ऐसे एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। राइट, इसके अलावा स्प्लीन इज ऑल्सो अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ये आरबीसीज का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है। ओके, नाउ जितने भी एंटीजेंस लोकल टिश्यूज में होते हैं या लिम्फ में होते हैं, वो सारे के सारे, उनका इंटरेक्शन होता है हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर। तो हर एक हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे लिम्फ नोड्स बने बने होते हैं हर जगह पर। और ये एक स्मॉल, ऐसा लगता है जैसे कि बीड ऑन ए स्ट्रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जहाँ पर ये पूरा एक लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और वहाँ पर ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जगह पर एक 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 छोटे बीट्स की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। राइट, अगर आप देखें आपके गले के अंदर भी ये स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम लोग टॉन्सिल्स बोलते हैं, या फिर हम एडिनॉइड्स भी बोलते हैं, या फिर पेयर्स पैचेस, एक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अंदर होती हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड्स, और ये लिम्फ नोड्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। तो लोकल टिश्यू में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको खींचकर लिम्फ नोड के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पर उनका इंटरेक्शन कराया जाता है हमारी इम्यून सेल्स के साथ। आप उनको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर पुलिस स्टेशंस होते हैं, राइट,
जहाँ पर क्रिमिनल्स को लेके जाया जाता है और फिर वहाँ पर पुलिस उनका क्रिमिनल्स का बहुत अच्छे से इलाज करती है। ठीक उसी तरीके से ये लिम्फ नोड्स भी हमारे छोटे छोटे पुलिस स्टेशंस हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी हमारे एंटीजेंस या हमारे फॉरेन एजेंट्स या ऐसे माइक्रोब्स या ऐसे कोई भी कंपोनेंट्स जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो उनको खींच के लेके जाता है और यहाँ पर हमारे इम्यून सेल्स उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो याद रखिए कि जितने भी ब्लड बॉर्न एंटीजेंस होते हैं वो स्प्लीन के थ्रू उनका न्यूट्रलाइजेशन होता है, और जितने भी टिश्यू बॉर्न होते हैं वो सारे के सारे हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उनका इम्यून सेल्स के साथ इंटरेक्शन होता है और इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है और वो वहाँ पर जाकर न्यूट्रलाइज होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? गुड। नाउ lymphoid tissues are also located within the lining of the major tracts। जितनी भी हमारे मेजर ट्रैक्ट्स की लाइनिंग है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, या वो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो, उन सभी लाइनिंग्स के ऊपर भी हमारे लिम्फॉइड टिश्यूज स्कैटर्ड होते हैं, यहाँ लोकेटेड होते हैं। और इन सबको हम लोग ने एक टर्म दिया, उसका नाम है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, या हम इनको बोलते हैं मैल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue, MALT। दिस इज नोन एज MALT, MALT। अब आप याद रखेंगे म्यूकोसा से, बिकॉज जितनी भी हमारे ट्रैक्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स हो गए, इन सबकी लाइनिंग म्यूकोसल लाइनिंग होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको म्यूकोसल बोलते हैं या म्यूकोसा बोलते हैं, वो उससे ये पूरे का पूरा कवर रहता है और उसी के अंदर हमारे ये जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़। तो जब भी ये टर्म माल्ट आपके सामने आए, आप समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं लाइनिंग की, बात कर रहे हैं हम जो हमारे मेजर ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया। ओके, चलिए, ये जो हमारे लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, ये लगभग 50% ऑफ द टिश्यूज़ होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के बनाते हैं ये। तो इसका मतलब आप खुद ही समझ जाइए कि ये कितने ज़्यादा नंबर में हमारी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, और इसी वजह से हमारी बॉडी का एक एक पार्ट प्रोटेक्टेड रहता है, और किसी भी जगह पर, किसी भी एरिया में, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू में अगर किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन आता है, कोई भी माइक्रोब आता है, तो उसको इमीडिएटली ट्रीट कर दिया जाता है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं लगता कि आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे इन्फेक्शन है, लेकिन आप नॉर्मली रहते हैं और आपको किसी तरीके का कोई सिम्टम नहीं आता। लेकिन जब वो इन्फेक्शन इतना ओवरवेम कर जाता है कि आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी धीरे धीरे वीक पड़ जाता है उसके आगे, तब जाके आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे बुखार आ गया, खांसी हो गई, या छींकना शुरू हो गया, या फिर आपके कहीं पेन होना शुरू हुआ, इस तरीके के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ओके, अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं है या लड़ाई नहीं चल रही। लड़ाई हमेशा चल रही है। हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम हमेशा उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है, हर सेकेंड न्यूट्रलाइज कर रहा है। बस फ़र्क इतना है कि हमको इस बात का एहसास नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी नॉर्मल बॉडी की तरह एक्ट कर रही है, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है और वो उन माइक्रोब्स को हमारे ऊपर उस हद तक अटैक नहीं करने दे रहा जिससे हमारे टिश्यू को डैमेज हो, और अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो भी रहा है तो वो अपने आप हील हो रहा है। ओके, इम्यून सिस्टम हैज़ रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम, इसके अंदर इतनी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ये इस चीज़ में ये पता लगा सकता है कि कौन सी चीज़ बाहर से आई है और कौन सी चीज़ हमारी बॉडी की ओरिजिन की है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिफ्रेंसिएशन। और यही रीज़न होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन का। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब होता है जब भी ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी ऑर्गन का, फॉर एग्जाम्पल किसी ह्यूमन का लिवर ख़राब है और उस लिवर की जगह जब दूसरा लिवर लगाया जाता है, तो हमारी बॉडी यानी उस पेशेंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम इमीडिएटली इस बात को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये जो ऑर्गन है ये नॉन सेल्फ ऑर्गन है, ये हमारा ऑर्गन नहीं है, ये एक फॉरेन ऑर्गन है जो बाहर से लगाया गया है, और इसीलिए वो उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। और वो ट्रांसप्लांटेशन वहाँ पर फेल होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं अगर उसमें कंपैटिबिलिटी नहीं होती। तो केवल उन्हीं केसेस के ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी होती है,
यानी जो पेशेंट और डोनर होता है उनके बीच में एक टेस्ट कराया जाता है कि क्या उनके अंदर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी है, टिश्यू स्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी है। अगर वो कंपैटिबिलिटी होती है तभी हम उसको रेसिपिएंट को दे सकते हैं और तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। वो भी उसके लिए उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने ही पड़ेंगे, तभी भी वो 100% उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर भी उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक नॉन हिस्टोकम्पैटिबल ऑर्गन को लगाया जाएगा तो वो तो इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएगा और वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो ये होता है हमारा रीज़न फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ऑलराइट, नाउ अगर हम बात करते हैं फॉरेन एजेंट्स या नॉन सेल्फ एजेंट्स की, तो वो कौन से एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है? वो होते हैं वायरसेस, वो होते हैं बैक्टीरिया, वो होते हैं पैरासाइट्स, फंजाई, पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिन्स, एलर्जेंस, और कभी कभी कुछ ड्रग्स को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको एज ए एंटीजन लिया जाता है बॉडी के अंदर और वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो फॉरेन एजेंट्स या नॉन सेल्फ होते हैं। इसमें कुछ ड्रग्स के अलावा फूड भी हो सकता है। कभी कभी जो हमारी बॉडी होती है वो किसी फूड को भी आपको रिजेक्ट कर सकती है। तो ये जो चीज़ हो गई, फूड हो गई, ड्रग हो गए, एलर्जेंस हो गए, टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट्स, फंजाई, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे के सारे फॉरेन एजेंट्स या नॉन सेल्फ होते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है कि क्या हमारा सेल्फ है, क्या हमारा नॉन सेल्फ है। सो दिस इज़ वेरी वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। देन दूसरी प्रॉपर्टी होती है इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड प्रपोर्शनेटली अगेंस्ट एनी एंटीजन। अब प्रपोर्शनेटली का क्या मतलब है? प्रपोर्शनेटली का मतलब होता है कि अगर कोई छोटा एक रिएक्शन या कोई छोटा सा एक वीक एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया है तो उसी के प्रपोर्शन में ही उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉकेट पिक पॉकेट है और पुलिस उसको पकड़ती है तो पिक पॉकेट के साथ जो हमारे लॉज हैं वो थोड़ा सा लीनियंट है, उसको हो सकता है कि कम सज़ा हो। लेकिन अगर कोई मर्डर कर देता है सोसाइटी के अंदर और जब उस क्रिमिनल को पुलिस पकड़ती है तो उसकी सज़ा मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। तो इसी तरीके से वो प्रोपोर्शनेट है कि जितना क्राइम है, जो क्राइम का लेवल है उसी क्राइम के लेवल से पनिशमेंट डिसाइड किया गया है। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है उसके अंदर भी जो वो रिस्पॉन्ड जो करती है वो प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड करती है। अगर कोई छोटा मोटा एंटीजन है जो एक पर्टिकुलर एक छोटे मोटे कुछ टिश्यूज़ तक ही लिमिटेड है तो हमारी बॉडी उसी टिश्यू तक ही जो वो जाएगी और उसी टिश्यू के अंदर लोकली उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। हमारी पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एंटीजन आ गया हमारी बॉडी के अंदर जिसने हमारे पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया तो डेफिनेटली हमारी पूरी की पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो पूरी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है इट रिस्पॉन्ड प्रोपोर्शनेटली अगेंस्ट एनी एंटीजन। जिस क्वांटिटी में और जिस जिस सिवियरिटी का वो एंटीजन होता है उसी उसी के हिसाब से या उसी के प्रोपोर्शनेटली हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। अब अगर हम देखें तो हमारी इम्यूनिटी के दो पार्ट होते हैं या दो तरीके की इम्यूनिटी होती है हमारी। एक होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इट इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ, ये गॉड गिफ्टेड होती है, ये हर एक को मिलती है। कोई भी बच्चा होता है जब इस दुनिया के अंदर आता है वो इन्नेट इम्यूनिटी के साथ ही आता है। वो गॉड उसको देता है कि भाई कुछ प्रोटेक्शन हम इसको ज़रूर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम अभी बात करेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपका स्किन है, स्किन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो वो हर एक आदमी को स्किन के साथ ही वो जन्म लेता है, राइट। अब वो स्किन एक बैरियर की तरह काम करती है, तो वो एक तरीके की इन्नेट इम्यूनिटी होती है। तो ये बाय बर्थ होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ गेन्ड ड्यूरिंग लाइफ बाय द एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन। अब जब कोई बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है या वो उसका बर्थ होता है तो क्या करते हैं, उसको वैक्सीनेट किया जाता है। एक तरीका होता है वैक्सीनेट करने का, यानी उसको वैक्सीनेशन दिए जाते हैं विद इन उसको जैसे ही उसका जन्म होता है उसको दूसरे तीसरे दिन से ही वैक्सीनेशन उसके शुरू हो जाते हैं। तो वो वैक्सीनेशंस क्या करते हैं, वो उस एंटीजन को एक्सपोज करते हैं। जैसे पोलियो की ड्रॉप्स इमीडिएटली पिला दी जाती हैं, तो जैसे ही बच्चे के अंदर पोलियो की ड्रॉप्स जाएंगी उसको पोलियो का एंटीजन मिल गया, और जब उसको पोलियो का एंटीजन मिल गया तो उसकी बॉडी उस
एंटीजन के अगेंस्ट डिफेंस क्रिएट करना शुरू कर देगी, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। तो ये गेन की गई, ये बाय बर्थ नहीं था, इसके लिए हमें एक्सपोजर दिया उस बच्चे को, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्वायर्ड, जो कि एक्वायर किया जाता है, लाइफ टाइम में एक्वायर किया जाता है, धीरे धीरे एक्वायर किया जाता है, या तो वो नेचुरली एक्वायर किया जाता है और या फिर उसको हम लोग आर्टिफिशियली वैक्सीन्स के थ्रू एक्वायर कराते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी जो बाई बर्थ होती है। नाउ इनेट में क्या होता है? जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है इट इज नॉन स्पेसिफिक एंड क्विक बट शॉर्ट। किसी भी तरीके का एंटीजन आ जाए, एक ही तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है, इट इज नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। दूसरा क्या है? ये बहुत क्विक होता है, जैसे ही हमारा कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, इमीडिएटली हमारी इनेट इम्यूनिटी उस पर काम करना शुरू कर देती है क्विकली, कोई टाइम को बिना वेस्ट करे हुए। और ये शॉर्ट होती है, ये बहुत ज़्यादा देर तक उसको रोक के नहीं रखती, वो उसको थोड़े टाइम तक रोक के रखती है, थोड़े टाइम तक उसको रिस्पॉन्ड करती है और उसके बाद हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको टेक ओवर कर लेती है। तो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है एक्वायर्ड के केस में वो स्पेसिफिक होता है, बहुत स्पेसिफिक, मतलब जिस तरीके का एंटीजन आता है उसी के अकॉर्डिंग टेलर मेड रिस्पॉन्स बनाया जाता है, तो वो रिस्पॉन्स होता है एक्वायर्ड का। ये डिलेड होता है, थोड़ा सा देर ज़रूर लगती है इसमें, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और लॉन्ग टर्म होता है। कभी कभी तो क्या होता है कि ये जो हमारी मेमोरी सेल्स बन जाती हैं और वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती हैं। तो इसीलिए ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, डिलेड एंड लॉन्ग होती है। ओके, देन इनेट के केस में नो मेमोरी ऑफ एंटीजन्स, कोई मेमोरी नहीं होती, एंटीजन फिर से आएगा, फिर से उसके साथ वही ट्रीटमेंट किया जाएगा, फिर से आएगा, फिर से सेम एंटीजन आएगा, फिर से वही ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोई मेमोरी नहीं बनती, कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनती। लेकिन इस केस में क्या है कि मेमोरी सेल्स बन जाती हैं और वो इस एंटीजन को याद रखती हैं। अब वो 5 साल 10 साल क्या लाइफ लॉन्ग तक भी याद रख सकती हैं। तो अगर पहली बार इन्फेक्शन हो रहा है तब तो उसमें थोड़ा सा डिले होता है, और उस डिले की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी उस एक्वायर्ड यानी उसको एक्वायर कर लेती है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, और वो जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स वो स्टोर हो जाता है हमारी मेमोरी सेल्स में। उसका जो एंटीजन है, उस एंटीजन का एक इम्प्रेशन या उस एंटीजन की एक तरीके से आप करें तो उस एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारी सेल्स एक्टिवेट हुई हैं वो सेल्स हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, और जब कभी दोबारा से वो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है या अटैक करता है तो वो मेमोरी सेल्स जो स्पेसिफिक सेल्स हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के, वो इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, और वो इमीडिएटली जो पहला जो फर्स्ट रिएक्शन था वो तो थोड़ा डिलेड था, लेकिन जो सेकेंड टाइम जब ये एक्सपोजर होता है सेम एंटीजन का तब वो बहुत क्विक होता है और उस केस में बहुत सीवियर भी होता है, तो उसको बहुत अच्छे से क्रश किया जाता है। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के डिफरेंसेस के, जो आपको पता होने चाहिए। इनेट इज बाय बर्थ, एक्वायर्ड इज गेन ड्यूरिंग लाइफ। इनेट रिस्पॉन्स इज नॉन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड रिस्पॉन्स इज स्पेसिफिक। इनेट रिस्पॉन्स इज क्विक, acquired response is delayed. Innate response is short, acquired response is long. In case of innate, there is no memory of antigen, while in case of acquired, memory cells remember antigen and वो उसको याद रखती हैं. Okay? Now, innate immunity is mediated by different type of barriers. अब जो innate immunity होती है वो कैसे काम करती है? हमारे पास एक तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स टू एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स इनटू अवर बॉडी, और दूसरी होती है हमारी कुछ फैगोसिटिक सेल्स। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट नाउ वो आपके स्कोप में नहीं है अभी, तो इसीलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि अभी डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं और कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम फैगोसिटिक सेल्स बोलते हैं। अब जो इनेट बैरियर्स यानी ये जो बैरियर्स हैं जो कि किसी भी फॉरेन एजेंट की एंट्री को रोकते हैं, हम उनको बोलते हैं इनेट बैरियर्स। ओके, नाउ ये जो बैरियर है, एक होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आता है स्किन। नाउ स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड इट इज़ द मेन बैरियर। अब आप देखेंगे कि आपकी पूरे बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है दैट इज़ योर स्किन। अब एनवायरनमेंट के अंदर इतने सारे बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं, वो हमेशा आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट में लगे रहते हैं, लेकिन स्किन क्या करती है? स्किन उनको आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकती है। अगर उस स्किन के अंदर किसी तरीके का कोई भी कट लगा हुआ है, कोई स्क्रैच लगा हुआ है, किसी तरीके का कोई वुंड है और जो कि ओपन है, उसके थ्रू तो वो एंटीजन एंटर कर सकता है। अदरवाइज आपकी स्किन हर तरीके के जो माइक्रोब्स हैं या हर तरीके के जो एंटीजन्स हैं या इवन डस्ट वगैरह है
उससे आपकी बॉडी के अंदर जाने से उनको रोकती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर है ये, और यही मेन बैरियर होता है। इसके अलावा स्किन के अंदर होती है सीबेशियस ग्लैंड्स। सीबेशियस ग्लैंड्स जिनको हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के स्किन के ऊपर हल्की सी चमक होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सीबेशियस ग्लैंड्स। इसके अंदर क्या होता है, ये रिलीज करती हैं फैटी एसिड्स, और उनके साथ होता है एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है उन फैटी एसिड्स में। तो वो जो ऑयल निकलता है आपकी बॉडी के अंदर, वो ऑयल सीबेशियस ग्लैंड्स निकालती हैं, उनके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, और वो जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके साथ कुछ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को एक्ने या पिंपल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। एक थ्योरी ये है कि वो जो एक्ने और पिंपल्स होते हैं वो तो हार्मोन्स की वजह से भी होते हैं, लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि अगर आपकी बॉडी या स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स का ग्रोथ हो रहा है, तो ये बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा सीबेशियस ग्लैंड से इन फैटी एसिड्स को आपका सिक्रीट करना शुरू कर देती है एज ए डिफेंस, और उसकी वजह से एक्ने या पिंपल्स हो सकते हैं। ओके, देन लाइसोजाइम्स। अब लाइसोजाइम्स तो हमारे स्वेट के अंदर भी होते हैं और हमारे टीयर्स के अंदर भी होते हैं। तो ये लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, ये हमारे जो पसीना या स्वेट के अंदर जो निकलते हैं, ये हमारी बॉडी के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी माइक्रोब्स होते हैं उनको वो क्लीव कर देते हैं, उनको वो डिग्रेड कर देते हैं। उसके अलावा म्यूकस एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है, जो हमारे रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होती हैं, उनका क्या काम होता है कि अगर कोई माइक्रोब आ जाता है उधर या कोई एंटीजन आ जाता है, वो उसको पहले तो ट्रैप करती हैं, क्योंकि वहाँ पर म्यूकोसा होता है, म्यूकस होता है। वो म्यूकस क्या करता है, एक तरीके से उसको ट्रैप कर लेता है एंटीजन को, उसको आगे नहीं जाने देता, और साथ में उसको फ्लश आउट कर देता है। अब आप देखिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, तो स्नीजिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, आपकी नोज़ से म्यूकस भी बाहर निकल रहा है। तो वो जो म्यूकस है वो क्या कर रहा है, आपकी जो म्यूकस लेयर है, जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग में जितने भी आपके एंटीजन है, ये जितने भी पैथोजन है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको स्नीजिंग हो रही हो, कोल्ड या फ्लू या इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो सकती है ये चीज़, तो उसको वो निकालने की कोशिश कर रहा है और उसको फ्लश आउट करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप सांस ले रहे हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके ईसोफेगस तक माइक्रोब्स पहुंच जाएं, लेकिन जब आप सलाइवा को अंदर लेते हैं तो वो सलाइवा क्या करता है, उस ईसोफेगस के साथ साथ होकर सीधे स्टमक के अंदर आ जाता है और उसको धीरे धीरे उसको वहाँ से क्लियर कर देता है। तो इसी तरीके से ये फ्लशिंग आउट का काम करते हैं। जो सीलिया होते हैं, यानी कि जो स्मॉल स्मॉल हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो प्रोपेल करते हैं पार्टिकल्स को टुवर्ड द थ्रोट, एंड इट कैन बी एक्सपेल्ड बाय कफिंग और स्वेलिंग। तो अगर आप देखें तो कभी कभी जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में आपको खांसी आती है, आपको छींक आती है, तो वो क्या करते हैं कि जो आपके अंदर या स्प्यूटम जनरेट हो जाता है, आपका स्प्यूटम बनना शुरू हो जाता है अंदर से, तो आप उस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं, और ये सीलिया हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए। देन एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में होता है एसिड इन द स्टमक। अब जो माइक्रोब वगैरह फूड के साथ चले गए आपकी बॉडी के अंदर, वो स्टमक में जाएंगे। अब स्टमक में क्या होगा, एसिड रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है। इस एसिड्स के दो काम होते हैं। पहला काम तो होता है कि ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दूसरा इसका काम क्या है कि ये उन माइक्रोब्स को या उन एंटीजन्स को क्लीव कर देता है, उनको डिग्रेड कर देता है। तो ये आपका एक तरीके का बैरियर है, वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं उनको जाने देता, वो स्टमक के अंदर ही उसको डिग्रेड कर देगा। उसके अलावा सलाइवा इन द माउथ, माउथ के अंदर सलाइवा होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इन माइक्रोबियल सेल वॉल को क्लीव करने की कैपेसिटी होती है। और टीयर्स फ्रॉम अवर आइज, अब टीयर्स के अंदर भी हमारे लाइसोजाइम से कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रोबियल वॉल या उनके जो एनवलप होता है, जो सेल का ऊपर का कवरिंग होती है, उसको तोड़ देते हैं ये। सेलुलर के केस में जो सेलुलर बैरियर होता है, वहाँ पर होती है हमारी मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स हमारी ब्लड के अंदर होती हैं, और ये सेल्स जब टिश्यू के अंदर जाती हैं तो वहाँ पर ये मैक्रोफेजेस बन जाती हैं, और ये फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स हो गई, एक तरीके की WBCs हैं। नेचुरल किलर सेल्स भी एक तरीके की WBCs हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स का काम क्या होता है कि ये बेसिकली हमारी बॉडी की अपनी सेल्स को मॉनिटर करती रहती हैं, और ये देखती रहती है कि क्या हमारी बॉडी की कोई अपनी सेल किसी तरीके से ऑल्टर तो नहीं है, कोई चेंज तो नहीं है। अब अगर मान लीजिए हमारी बॉडी की सेल के अंदर कोई वायरस आ गया, तो वो क्या करेगा, वो वायरसेस इन्फेक्टेड सेल को तुरंत मार देंगी, उसको रिकॉग्नाइज भी करेंगी और उनको किल भी कर देंगी। इसके अलावा ट्यूमर या कैंसर के केस में भी अगर कोई इस तरीके की सेल्स उनको दिखाई देती है, तो वो उसको इमीडिएटली उसको ख़त्म कर देंगी, इसलिए हम उनको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं या बेसोफिल्स हो गए, इओसिनोफिल्स हो गए, ये सारे के सारी जो सेल्स होती हैं, ये सब सेल्स हमारे
काम करती हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं और इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये डीग्रैन्युलेट कर लेती हैं उसके साथ, और वो उस लोकल एरिया में जहाँ पर भी अगर आसपास का जो टिश्यू होता है या जहाँ पर इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेती है। उसके अलावा होता है साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इम्यून सेल्स रिलीज़ करती हैं, और ये क्या करते हैं साइटोकाइंस, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको वो सिक्रीट करते हैं, और उनमें एक साइटोकाइन का एक अलग नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन क्या है, एक तरीके का साइटोकाइन होता है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करती हैं, और ये क्या करता है कि जो आसपास की नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं ये उनको अलर्ट कर देता है और वहाँ पर वायरस के इन्फेक्शन को जाने से रोकती है। तो ये इंटरफेरॉन्स का काम होता है। तो ये एक तरीके का बैरियर होता है, साइटोकाइन बैरियर। तो हम इसको तरीके से बोल सकते हैं कि फिजिकल बैरियर में आपका स्किन आ गया और म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ गई, फिजियोलॉजिकल में आपका एसिड सलाइवा एंड टीयर्स आ गए, सेल्यूलर में आपकी आपकी सेल्स आ गई, WBCs आ गई। लेकिन यहाँ पर आप याद रखें कि इनेट इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट्स का कोई रोल नहीं है। जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है, बाकी के WBCs हैं। और जो साइटोकाइंस होते हैं जैसे इंटरफेरॉन्स हो गए, ये भी इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको बाय बर्थ मिलती हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। Now, there are trillions of harmless bacteria which reside on the skin, urinary, reproductive, and gastrointestinal tracts and compete with pathogens for nutrients and surface space, preventing pathogenic bacteria from gaining a foothold. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर स्किन हो गया, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में हो गया, बहुत सारे हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा। ऑलराइट, जो बैक्टीरियल फ्लोरा या माइक्रोबायोटा भी हम उसको बोलते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और वो पूरी बॉडी की सरफेस के ऊपर बने हुए रहते हैं। अब क्या होगा, अब अगर कोई पैथोजन आ रहा है, पैथोजन मतलब ऐसा माइक्रोब जो कि इन्फेक्शन फैलाता है, वो पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसको हमारी बॉडी के ऊपर सरफेस तक आने के लिए जगह चाहिए होगी, उस सरफेस पर टच करने के लिए, अपने आप को अटैच करने की उसको स्पेस चाहिए होगी। लेकिन ये जो ट्रिलियंस ऑफ हार्मलेस बैक्टीरिया हैं, ये ऑलरेडी उन्होंने उस सरफेस को कवर किया हुआ है। तो क्या होगा कि उसको अपना फुटहोल्ड को गेन करने के लिए बहुत मुश्किल होगी और वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये ट्रिलियंस ऑफ हार्मलेस बैक्टीरिया भी एक तरीके का बैरियर का काम करते हैं और जिसकी वजह से हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं। तो दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा कि जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स के साथ साथ डॉक्टर्स हम लोगों को कुछ प्रोबायोटिक्स भी रिकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स तो उन पर भी काम करेंगे, वो पैथोजन को भी मारेंगे और हमारे नॉर्मल फ्लोरा को भी मारेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि वो फ्लोरा टूट जाएगा और हमारे जो टमी है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि प्रोबायोटिक्स देते हैं, और वो प्रोबायोटिक्स हमारी जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको दोबारा से रिप्लेनिश करने का काम करते हैं, दोबारा से उनको बनाने का काम करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है एंड इट इज़ मेनली एक्टेड बाय बी सेल्स एंड टी सेल्स। सो बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेनली रेगुलेट होती है। नाउ बी लिम्फोसाइट्स दे आर डेवलप्ड इन बोन मैरो इन एनिमल्स एंड बर्सा ऑफ फेब्रिशियस इन बर्ड्स। तो यहाँ पर आप देखिए एक बोन है, इस बोन के अंदर ये वाला पार्ट है जिसको मैरो बोलते हैं, और ये हो गया हमारा बोन मैरो। तो बोन मैरो जो है बी लिम्फोसाइट्स यहाँ पर डेवलप करती हैं, और ये है बर्ड्स के अंदर बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। ये एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो बिल्कुल लास्ट में क्लोका के साथ लगा हुआ होता है, ये यहाँ पर बर्सा ऑफ फेब्रिशियस के अंदर डेवलप करती हैं। जो टी सेल्स होती हैं दे आर डेवलप्ड इन थाइमस। तो ह्यूमन थाइमस तो आपने देखा है कि वो हार्ट के ऊपर होता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर ये यहाँ पर थाइमस स्ट्रक्चर है और यहाँ इसके अंदर टी सेल्स डेवलप करती हैं। नाउ व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब भी पहला इन्फेक्शन होता है, पहली बार कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स या फर्स्ट रिस्पॉन्स। ये लो इंटेंसिटी का होता है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो यूजुअली लो इंटेंसिटी का होता है। लेकिन अगर वही इन्फेक्शन दोबारा से आता है
तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होता है और अब की बार उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। ऐसे जैसे कि क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा पहली बार शरारत करता है तो टीचर्स उसको पहली बार में छोड़ देते हैं कि चल कोई बात नहीं है, गलती हो गई होगी, ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर वो बार बार उसी गलती को करता है तो फिर क्या होता है, फिर उसका पनिशमेंट उसका बढ़ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो लो इंटेंसिटी का होता है और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो हाई इंटेंसिटी का होता है। ओके, now B lymphocytes, they produce proteins and these called antibodies or immunoglobulins, IG, which bind to the antigens and neutralize them. अगर आप यहाँ देखिए ये एक बी सेल है, राइट। ये जो बी सेल है इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल्स जो लगे हैं इनको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज़, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इनको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़। क्या बोलते हैं हम इनको? दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज, यानी ये एंटीबॉडीज इसी मेम्ब्रेन पर अटैच रहेंगी। अब जब भी कोई एंटीजन आता है, फॉर एग्जांपल ये एक एंटीजन है, ये आया और ये इस एंटीबॉडी का स्पेसिफिक एंटीजन है, इसका मतलब ये है कि ये एंटीबॉडी स्पेसिफिकली इसके साथ बाइंड कर सकती है। तो जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरैक्शन होता है तब क्या होता है, तब प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा, आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा। और वो क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज इसको न्यूट्रलाइज करेंगी। तो ईच एंटीबॉडी हैज़ टू हैवी एंड टू लाइट चेन्स, और हम इस एंटीबॉडी के कन्फिग्रेशन को बोलते हैं H2L2। तो H2 तो हो गया, H इज़ हैवी, L इज़ लाइट। तो H इज़ हैवी, हैवी की दो चेन्स हैं और लाइट की दो चेन्स हैं। तो ये देखिए आप एंटीबॉडी किस तरीके से होती है। ये आपकी डार्क ब्लू कलर की जो चेन है ये एक हैवी चेन है, ये डार्क ब्लू कलर की दूसरी हैवी चेन है, और ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है। ये जो हमारी लाइट ग्रे कलर की चेन है, ये सिल्वर कलर लग रहा है यहाँ पर, ये हमारी लाइट चेन है और ये हमारी लाइट चेन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो तो हमारी हैवी चेन है तो हमने लिखा H2, और दो हमारी लाइट चेन है हमने लिखा L2। तो इसको कन्फिग्रेशन को हम लोग बोलते हैं H2L2। यहाँ पर ये जो एन टर्मिनल है ऊपर का और ये हमारा नीचे सी टर्मिनल है, तो ये जो एन टर्मिनल का पार्ट है ये वाला पार्ट हमारा होता है एंटीजन बाइंडिंग डोमेन। हम इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग, यहाँ पर एंटीजन के साथ उसकी बाइंडिंग होती है। तो अगर आप यहाँ देखिए ये वाई शेप्ड है, जब भी कोई एंटीजन आएगा वो इस ऊपर वाले पार्ट के साथ ही बाइंड करेगा, वो नीचे वाले पार्ट के साथ बाइंड नहीं करेगा। देयर आर 5 क्लासेज ऑफ एंटीबॉडीज़। अब वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो होती हैं IgM, IgA, IgD, IgE एंड IgG। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप सिंपल याद रखिए MADE, मेड जी, मेड जी। तो ये जो मेड जी है ये एक तरीके का एक्रोनिम आप याद रखिए, और ये 5 क्लासेस की एंटीबॉडीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो IgM, IgA, IgD, IgE एंड IgG। ओके, और ये जो एंटीबॉडीज़ की क्लासेस हैं ये इन हैवी चेन्स की वजह से होती हैं। तो ये 5 तरीके की हैवी चेन्स होती हैं, इन 5 तरीके की हैवी चेन्स के नाम पर ही इन एंटीबॉडीज़ की क्लासेस होती हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़ हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़ हमारी बी सेल्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं, और जब बी सेल्स के साथ ये इंटरैक्ट करेंगी तो हमारी बी सेल्स दो तरीके की सेल्स बनाती हैं। एक बनाती है प्लाज्मा सेल्स, दूसरी बनाती है मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स सिक्रीटरी एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करती हैं, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली यही सेम एंटीबॉडीज़, लेकिन वो सिक्रीटरी फॉर्म में होती हैं और उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़ नहीं होती। और जो मेमोरी सेल्स बनती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी में रिजाइड करती हैं, और जब वो एंटीजन दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर आता है तब वो उन एंटीबॉडीज़ जो हमारी मेमोरी सेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन उसका होता है और वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में चला जाता है। तो बी सेल्स यहाँ पर दो तरीके की सेल्स बनाती हैं, एक बनाती है आपकी प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, और दूसरी बनाती है ये मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स। ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये हमारी प्लाज्मा सेल्स ये सिक्रीट करती हैं इन एंटीबॉडीज़ को। तो इनका काम है ये जो एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करना, तो ये करती हैं सिक्रीट, SECRET। ये हमारी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करती हैं। और मेमोरी सेल्स होती हैं ये हमारी ये याद रखती हैं इस इंटरैक्शन को, और जब ये सब्सिक्वेंट इंटरैक्शन आता है तो दे आर यूज्ड इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये लॉन्ग टर्म सेल्स होती हैं, लॉन्ग
टर्म, इनका लाइफ लॉन्ग तक हो सकती हैं, 5 years, 10 years टू लाइफ लॉन्ग। ओके, now since antibodies are secreted in blood or lymph, the response is also called humoral response। क्योंकि humoral एक latent word आया है फ्लूइड, ह्यूमर से, जिसका मतलब होता है फ्लूइड, और एंटीबॉडीज तो सिक्रीट होंगी ब्लड में या लिम्फ में, तो इस तरीके का रिस्पॉन्स जो कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, इसको हम लोग ह्यूमोरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। द अदर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और CMI, जो कि टी सेल से होता है, और ये जो टी सेल्स होती हैं ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करती। ओके, एंटीबॉडीज सिर्फ और सिर्फ हमारी बी सेल्स प्रोड्यूस करती है, रिमेंबर दिस। नाउ देयर आर टू सबसेट्स ऑफ टी सेल्स, वन इज द हेल्पर टी सेल एंड अदर इज द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। दो तरीके की टी सेल्स होंगी हमारी, एक होती है हमारी टी हेल्पर सेल्स और दूसरी होती है हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। एंड यहाँ जो है ये टी हेल्पर सेल है, आप ये देखिए, और ये साइटोटॉक्सिक सेल है, ये ऑलमोस्ट सेम तरीके की सेल्स होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है इनके ऊपर ये मार्कर होता है जिसको प्रोटीन जिसको बोलते हैं, ये है इसमें CD4 हेल्पर के केस में। ओके, हेल्पर के केस में कौन सा होता है? CD4, और जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं उनके ऊपर होता है CD8। इसीलिए हम टी हेल्पर सेल्स को CD4 सेल्स भी बोलते हैं और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को हम CD8 सेल्स भी बोलते हैं। तो हेल्पर सेल्स का काम क्या होता है? ये हेल्पर सेल्स हमारी बाकी की जो सेल्स हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक सेल्स हो गई या फिर बी सेल्स हो गई, उनको एक्टिवेट करने का काम करती हैं जब भी कोई एंटीजन आता है। और जो हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, इनको हम लोग किलर सेल्स भी बोलते हैं, या ये बेसिकली जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उसको ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म कर देती हैं, तो हम इनको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक या किलर सेल्स। दे मेनली किल the viral with some virus infected cells. Okay, now B and T cells, they generate the memory cells, and memory cells are responsible for providing long term protection against any recurrent infection। तो मेमोरी सेल्स बी सेल्स भी बनाती हैं, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, और साथ में ये टी सेल्स भी जनरेट करती हैं। और मेमोरी सेल्स को जनरेट करना हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और इसी वजह से जब भी कभी सेकेंड टाइम थर्ड टाइम सेम इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है, तब हमारी बॉडी उससे इम्यूनाइज्ड होती है, उससे अच्छे से उसको ट्रीट कर देती है, और जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है और बहुत ही इंटेंस होता है। ऑलराइट, और इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमारा ये अगर मेमोरी सेल्स नहीं होंगी तो वैक्सीनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीजेंस को इंट्रोड्यूस करती हैं, और वो एंटीजेंस को जब इंट्रोड्यूस करती हैं तो हमारी बॉडी फर्स्ट टाइम में तो प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है। इसीलिए बच्चों को कभी कभी वैक्सीन के बाद बुखार आ जाता है, कुछ बच्चों को, हमेशा हर बच्चे को नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चों को बुखार आ जाता है। लेकिन जब हम उसका बूस्टर डोज लेते हैं तब क्या होता है? तब उसको बुखार नहीं आता, और उसकी बॉडी के अंदर वो सेल्स लॉन्ग टर्म मेमोरी सेल्स बनना शुरू होती हैं, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी सेल्स उसको बूस्ट करती हैं। आगे अगर कभी लाइफ में सेम इन्फेक्शन उसको आता है, उसकी बॉडी को एक्सपोजर मिलता है, तब उसकी मेमोरी सेल्स उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो अगर ये मेमोरी सेल्स नहीं होती तो ये वैक्सीन्स का कॉन्सेप्ट या वैक्सीन्स भी काम नहीं करते। ऑलराइट, चलिए, तो आज की क्लास में हम अपने डिस्कशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मुझे लगता है कि आपको इम्यूनिटी का एक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, एंड इसको अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड को लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, और नई नई वीडियोस को, जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, अगर आप उसमें आप चाहते हैं कि आपको इमीडिएटली पता लग जाए कि कब वो चैनल पर अपलोड हो रही है, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम के। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।